तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी सांबर के चौहानों के बारे में। तो सबसे पहले देखा था सांबर के चौहानों में वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान को चौहान वंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक। उनके बारे में बात की थी कि भाई बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। उसके बाद बात की थी अपन ने गुवक प्रथम की, जो चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक था वो था गुवक फर्स्ट। उसके बाद बात की थी अपन ने वागपति राज, जिन्हें 108 युद्धों को क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। उन्हीं के पुत्र थे लक्ष्मण चौहान, जिन्होंने नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। और लास्ट में जब अपन ने पढ़ा था तो उन्होंने उसमें अपन ने देखा था कि इनके बारे में, पृथ्वीराज के बारे में, जिन्हें जिनके आप बोले तो सामंत थे हट्टड़ मोइन, उन्होंने रेवासा सीकर में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आज देखेंगे अपन अजमेर के चौहानों के बारे में। और अजमेर के चौहानों में पहले शासक की अगर अपन बात करें तो वो थे अजयराज चौहान। तो सीधा ही लिख दें अजयराज, जिनके अगर शासनकाल के बारे में अपन देखें तो वो था 1105 से 1133, जो कि अपने को याद नहीं रखना। देखो कोई एक दो शासक होंगे जैसे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, जिनके टाइम पीरियड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हर शासक को अपने को याद भी नहीं करना, इतनी डेट भूल जाता होती है जिनको याद नहीं करना। देखो अजयराज, इनको अजमेर के चौहानों का क्या कहेंगे, संस्थापक। पहले ही राजा है तो संस्थापक कहेंगे। इन्होंने ऐसे ही ध्यान रख लेना, अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना के साथ साथ ही इन्होंने अजयमेरु दुर्ग बनवाया। कोई खास बात नहीं है, वही दो बातें, अजमेर की स्थापना, उसी के साथ साथ अजमेर दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है, गठबीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इन्हीं के बारे में बात करें तो अगर जयानक इनके बारे में कहते हैं कि भाई ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया था, चांदी के सिक्कों से भर दिया था। मतलब जैनक के अनुसार एक शक्तिशाली राजा होंगे और आसपास के राजाओं के क्षेत्र को जीत कर उन्होंने क्या किया होगा, धन संपदा से अपना जो क्षेत्र था उसको संपन्न कर दिया होगा। इसी वजह से जैनक कहते हैं कि भाई इन्होंने चांदी के सिक्कों से पूरी धरती को भर दिया था, जो अजमेर के आसपास का क्षेत्र था। तो वहीं अगर गोपीनाथ शर्मा की बात करें, गोपीनाथ शर्मा ने इनको कहा है क्या, चौहानों के निर्माण काल का शासक। देखो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, अजमेर के चौहानों में किस शासक का जो शासनकाल था वो चौहानों का निर्माण काल कहलाता था, तो वो कौन है, अजयराज चौहान। और एक अंतिम लाइन हो रही है इनके बारे में कि अंतिम समय में इन्होंने क्या था, जो शासन था अर्णोराज को सौंप दिया था। देखो काम की बातें कौन कौन सी, एक तो अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक अजयराज, उसी के साथ इसी ऐसे अजमेर की स्थापना और इसी ऐसे अजमेरू दुर्ग बनवाए थे, किसने, अजयराज चौहान ने। जयानक कहते हैं इनके बारे में कि भाई पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से इन्होंने भर दिया था। तो भाई गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई अजयराज का जो शासनकाल था वो चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। ये दो लाइनें अपने को याद रहनी है, अजमेर दुर्ग, अजमेर की स्थापना, उसके साथ साथ गोपीनाथ शर्मा। आगे देखेंगे अपन चौहानों का स्वर्णिम काल, जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव को कहा जाएगा, उनका शासनकाल, इनका शासनकाल कहलाता है निर्माण काल। इसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य बोले जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था वो अजयराज के
समय हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये दो लाइनें तो आपको याद ही होनी चाहिए। अजमेर दूत, अजमेर की स्थापना और उसी के साथ गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जो शासनकाल था वो चौहानों के शासनकाल का क्या कहलाता है, निर्माण काल कहलाता है। अब देखते हैं अपन दूसरे राजा कौन से। देखो तो इन्होंने क्या किया, अंतिम समय में जो शासन था वो किनको सौंप दिया, अर्णोराज जी को। खुद चले गए शासन राजपाट छोड़ दिया। अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है, पर राजा लास्ट तक जब तक मृत्यु ना होगी तब तक ही बैठे रहते हैं। लेकिन ये वर्तमान नजरिए से भी देखा जाए तो ठीक ठाक राजा लगा कि भाई अपने आप ही जो शासन था वो सौंप दिया और खुद वो हो गए। दूसरे राजा देखो अर्णोराज। इनके शासनकाल की अगर बात करें तो 1133 से 1158, जो कि अपने को याद नहीं करना है। ठीक है, तो अजयराज जी तो चले गए थे, शासन सौंप गए थे किनको, अर्णोराज जी को। तो अर्णोराज जी ने क्या किया, तुर्कों को हराया। और तुर्कों को हराया ही नहीं, तुर्कों को बुरी तरीके से हराया था किन्होंने, अर्णोराज जी ने। और कहते हैं कि वहां की धरती थी जो खून से लथपथ हो गई थी तुर्क मुसलमानों के खून से, और उन तुर्क मुसलमानों के खून से अपवित्र हुई धरती को शुद्ध या पवित्र कराने के लिए ही इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कई टाइप से, किस शासक ने आना सागर झील का निर्माण करवाया, तो अर्णोराज, या इन्हीं को बोलते हैं आना जी। आना जी से ध्यान रखना ना, क्या आना सागर झील। तो किस शासक ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, अर्णोराज जी। क्यों, दूसरे टाइप क्वेश्चन पढ़े तो कि किन किन के खून से अपवित्र हुई धरती को शुद्ध करवाने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो तुर्क मुसलमानों को बुरी तरीके से हराया था, वो धरती अपवित्र हो गई थी, उसी धरती को पवित्र या शुद्ध कराने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करा। देखो मैं आपको यहाँ एक एक लिख के समझा रहा हूँ, बाकी इनकी मैं रोज ही पीडीएफ भी डालता हूँ टेलीग्राम चैनल जी के भाई तेजपाल यादव का। यहाँ मैं क्लास में आपको रोज समझा देता हूँ, बाकी इनकी पीडीएफ है जो जी के भाई तेजपाल यादव चैनल पे मिलती है। तो पुष्कर में वराह मंदिर का भी इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण। इनके दरबारी विद्वान की अगर बात करें, तो इनके दरबारी विद्वान थे, एक तो देवबोध और दूसरे थे कौन, धर्मघोष। इनके दो दरबारी विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। तो अर्णोराज या अनाजी जिनका शासनकाल 1133 से 1158, इन्होंने तुर्कों को हराया था, और उन्हीं तुर्कों के खून से रंगी धरती को शुद्ध कराने के लिए, किसका, शुद्ध या पवित्र कराने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। इनका जो अनुराज या आनाजी थे, इनका गुजरात के चालुक्यों के साथ भी विवाद चलेगा, उसको देखते हैं अपन कि गुजरात के जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के साथ जो संघर्ष चला था, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके काम में आएगा। तो अपनी अगली हेडिंग होगी गुजरात के चालुक्यों के साथ इनका संघर्ष। तो वो गुजरात के चालुक्यों के साथ इनका संघर्ष देखते हैं अपन। चालुक्यों
से संघर्ष। चालुक्य भी कहाँ के थे? गुजरात के। वैसे तो अपन प्राचीन भारत में पढ़ते हैं वातापी या बादामी का चालुक्य वंश, ये कहाँ का है? गुजरात का चालुक्य वंश। तीन युद्ध करेंगे तो इनमें देखते हैं गुजरात के चालुक्यों से प्रथम युद्ध। किस किस के बीच? एक तरफ रहेंगे अर्णोराज और दूसरी तरफ रहेंगे कौन? जय सिंह सिद्धराज। दोनों के बीच जब लड़ाई हुई तो इसमें जीते कौन? अर्णोराज या आनाजी। और जय सिंह सिद्धराज की बहन थी एक, कौन? कांचन देवी। कहते हैं कि बाद में युद्ध होने के बाद जीत तो कौन गए? अर्णोराज। और दोनों में क्या हो जाता है? समझौता। और जय सिंह सिद्धराज थे जो अपनी बहन बहन कौन? कांचन देवी का विवाह कर देते हैं किससे? अर्णोराज। ये कांचन देवी आएगी, इसी से पैदा होंगे सोमेश्वर, जो कहाँ की थी? गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी जय सिंह सिद्धराज की कौन थी? बहन कांचन देवी। तो इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में हुआ किस किस के बीच? अर्णोराज और जय सिंह सिद्धराज के बीच, जिसमें जीता कौन? अर्णोराज जी। और जय सिंह सिद्धराज ने अपनी बहन कौन? कांचन देवी का विवाह कर दिया किससे? अर्णोराज जी से। अब बात करें अपन सेकेंड युद्ध की, दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध भी अर्णोराज और जय सिंह सिद्धराज के बीच ही होगा। अर्णोराज वर्सेज जय सिंह सिद्धराज। रिजल्ट वही निकलेगा। अब की बार भी कौन जीते? अर्णोराज जी। हार कौन गए? जय सिंह सिद्धराज। अब की बार अपनी पुत्री यानी बेटी, जिसका नाम था क्या? देवल देवी। मतलब पिछली बार तो कौन अपनी बहन दे दी, अब की बार कौन दे रहे हैं? अपनी पुत्री देवल देवी का विवाह कर दिया किससे? अर्णोराज या आनंद जी से। तो कांचन देवी तो जय सिंह सिद्धराज की क्या थी? बहन। और देवल देवी थी, वो कौन थी? इनकी पुत्री। अपन भी तो कहते हैं ना, किसी को जैसे मान लो पड़े उसमें लड़ाई हो जाए कि हमारे बहन बेटी नहीं है क्या, तो पहले तो बहन और बाद में कौन? बेटी। तो पहले तो इनकी कौन थी? पुत्री, सॉरी बहन कौन? कांचन देवी, जिसका विवाह किया किससे? अर्णोराज या आनाजी से। दूसरी बार कौन? अपनी पुत्री देवल देवी का विवाह किया किसके साथ? अर्णोराज या आनाजी के साथ। इन दोनों ही युद्धों में कौन जीतेंगे? अर्णोराज या आनाजी। और दोनों ही युद्ध होंगे अर्णोराज आनाजी वर्सेस जय सिंह सिद्धराज के बीच। अब देखते हैं अपन इनका तीसरा युद्ध। ये तीसरा युद्ध था वो जय सिंह सिद्धराज के साथ नहीं होगा, ये होगा कुमारपाल चालुक्य के साथ। अगर बात करें तीसरे युद्ध के कारणों की, तो कारण तो एक तो ऐसा है जो कहीं भी चल सकते हो आप युद्ध में, वो साम्राज्यवादी नीति। हर कोई चाहता है कि अपना क्या हो? साम्राज्य का विस्तार हो। पूरी हिस्ट्री में अपन देखते तो हर कोई चाह रहा है साम्राज्यवादी की नीति। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की बात करते हैं, कोई कहता है पद्मनी, कोई कहता है को। बाकी अबुल जो खुद थे उस समय अमीर खुसरो, वो बताते हैं अपनी साम्राज्यवादी नीति थी किनकी? एक या बोलते हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बताते हैं कि भाई चालुक्यों को जब उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, उस उत्तराधिकार के संघर्ष में अर्णोराज या आनाजी ने चालुक्य कुमारपाल का साथ नहीं दिया था। ये कुमारपाल थे जो जय सिंह सिद्धराज के पुत्र नहीं थे, कोई निकट संबंधी बताए जाते हैं। और जय सिंह सिद्धराज खुद भी नहीं चाहते थे कि कुमारपाल शासक बने, वो अपने मंत्री उदयन के पुत्र को शासक बनाना चाहते थे। तो इसी चीज का समर्थन किया कि उन्होंने अर्णोराज या आनाजी ने, लेकिन शासक कौन बन गए? कुमारपाल चालुक्य। स्वाभाविक सी बात है, जब इनका विरोध किया तो इनके विपक्ष में आ गए अर्णोराज या आनाजी के विरोध में कौन? कुमारपाल
चालुक्य। तो तीसरा रीजन और बता देते हैं कि देवल देवी, जो कि जयसिंह सिद्धराज की तो क्या थी, पुत्री, और अर्णोराज या आना जी की क्या थी, बेगम। उन्होंने इनवाइट किया किसको, कुमारपाल चालुक्य को। मजाकिया तौर पे ऐसे भी कह देते हैं कि भाई उधर से छोरिया जा रही है तो इधर से भी तो जानी चाहिए ये तो, ऐसे मजाक के अंदाज में भी ले लेते हैं। बाकी मेन रीजन तो इसका उत्तराधिकार वाला ही था कि भाई उत्तराधिकार में था जो कुमारपाल चालुक्य का साथ नहीं दिया था, या उनके विरोध में थे कौन, अर्णोराज या आना जी। ये तीसरा युद्ध होता है किन किन के बीच, अर्णोराज वर्सेज कुमारपाल चालुक्य, कुमारपाल चालुक्य के बीच। और इस युद्ध में जीतते हैं कौन, कुमारपाल चालुक्य, और हार कौन जाते हैं, अर्णोराज या आना जी। तो यहीं से होता है कि अर्णोराज या आना जी चौहान राजकुमारी जालन देवी, चौहान राजकुमारी जालन देवी का विवाह कर देते हैं किससे, कुमारपाल चालुक्य से। प्राचीन जो पहले के इतिहास में अपन देखते हैं तो लड़ाइयां दो ही चीजों के लिए होती है, तो या तो स्त्री के लिए या फिर जमीन जायदाद के लिए। तो तीसरे युद्ध में अर्णोराज आनाजी वर्सेस कुमारपाल चालुक्य के बीच, जिसमें जीतते कौन है, कुमारपाल चालुक्य, और अर्णोराज जो राजकुमारी जालन देवी का विवाह कर देते हैं किससे, कुमारपाल चालुक्य से। एक लाइन हो रहा है अर्णोराज या आनाजी में कि अर्णोराज या आनाजी की हत्या इनके पुत्र जगदेव द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। अर्णोराज या आनाजी की हत्या किसके द्वारा की गई थी, इनके पुत्र जगदेव द्वारा। और जगदेव को ही चौहानों का क्या कहा जाता है, पितृहंता। पितृहंता मतलब पिताजी को मारने वाला। ये चीज अलग अलग पढ़ेगा अपन। भाई गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक कौन, मारवाड़ के राठौड़ों में पितृहंता शासक कौन, बीकानेर के में कौन, ये अलग अलग उन सभी का मैं आपको एक ही जगह टेबल बना के लिखा दूंगा कि गुर्जर प्रतिहारों का कौन और चौहानों का कौन। तो याद रख लेना, चौहानों का कौन था, पितृहंता शासक जगदेव को माना जाता है। तो अपन ने बात की किसके बारे में, अर्णोराज या आनाजी के बारे में। तो इन्होंने तुर्कों को हराया था और तुर्कों के खून से रंगी हुई धरती को ही शुद्ध कराने के लिए किसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का। इनके दरबारी पुष्कर में बराह मंदिर भी बनवाए थे। इनके दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मकुश। इनके चालुक्यों के साथ संघर्ष हुए थे। पहला युद्ध किन किन के बीच, वो बात करें, अर्णोराज आनाजी वर्सेस जयसिंह सिद्धराज। तो जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बहन को कांचन देवी का विवाह कर दिया था किससे, आनाजी के साथ। दूसरा युद्ध उसमें भी वही जीते थे आनाजी। तो अब की बार अपनी पुत्री देवल देवी का विवाह कर देते हैं किसके साथ, अर्णोराज या आनाजी के साथ। तीसरा युद्ध था वो हुआ था, कारण बताते हैं इसके, साम्राज्यवादी नीति, उसके अलावा उत्तराधिकार में साथ नहीं देते किसका, कुमारपाल चालुक्य का, तो वो इससे नाराज हो जाते हैं। और तीसरा रीजन बताते हैं कि जो देवल देवी थी उसने इनवाइट किया था कुमारपाल चालुक्य को। अर्णोराज और कुमारपाल चालुक्य के बीच युद्ध होता है जिसमें जीतते कौन है, कुमारपाल चालुक्य, और अर्णोराज चौहान राजकुमारी जालन देवी का विवाह कर देते हैं कुमारपाल चालुक्य के साथ। इसी के बाद लास्ट लाइन आती है जिनमें अर्णोराज या आनाजी में। तो अर्णोराज या आनाजी की हत्या इनके पुत्र जगदेव द्वारा की गई थी, और जगदेव को चौहानों का क्या कहा जाता है, पितृहंता शासक। अब अपन एक शासक की और बात कर लेते हैं, विग्रह राज चतुर्थ, या जिनको कहा जाता है बीसलदेव। देखो तो पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं उसकी जीके भाई तेजपाल यादव पर मिल जाएगी आपको। तीसरे शासक अपन देखते हैं तो वो कौन है, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ जिनको कहा जाता है बीसलदेव। तो इनकी उपाधियां देखें तो इनकी उपाधियां, एक तो बीसलदेव, उसके अलावा कवि बांधव, कवि बांधव भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कीलहॉर्न, कीलहॉर्न ने इनकी तुलना कालिदास,
और 12वीं जैसे विद्वानों से इनकी तुलना की है इनकी विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की। तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव जिनके उपाधियां मिलती है बीसल देव, कवि बांधव, कील और ने इनकी तुलना किससे की है? कालिदास और भारवी से। इनके बारे में देखें तो इन्होंने दिल्ली विजय की, दिल्ली विजय की, और उस समय दिल्ली पर अधिकार था तोमरों का। उन तोमरों पर आया था दिल्ली से किसने भाई? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने। ये क्वेश्चन अब की बार आरएएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था कि दिल्ली पर विजय करने वाला पहला चौहान शासक कौन सा था? तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। ये लाइन याद रखनी है, अब की बार आरएएस प्रीलिम्स 2023 में भी पूछा गया था। अब इनकी दिल्ली विजय की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से, बिजोलिया अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से कि भाई इन्होंने दिल्ली विजय की थी। देखो इस बिजोलिया शिलालेख बहुत बार आ रहा है। वह सांबर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। ये बात भी किसने कही थी? बिजोलिया अभिलेख ने। इसके अलावा भी बात करें तो चौहानों की किन से उत्पत्ति? ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों में कौन से? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये बात भी किसने बताई थी? बिजोलिया अभिलेख। आगे चल के एक राजा पढ़ेंगे अपन सोमेश्वर। उस सोमेश्वर में किन के बारे में चर्चा की जाएगी? 2-4 लाइन अपन बिजोलिया अभिलेख के बारे में ही बात करें। तो यहाँ इतना ध्यान रख लो कि इन्होंने जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने दिल्ली विजय की, और वो दिल्ली विजय का जो जिक्र है उसे किसमें किया गया है? बिजोलिया अभिलेख में। यह बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इतिहासकार हुए, डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों का स्वर्णिम काल। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का क्या कहा है? स्वर्णिम काल। तो निर्माण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अभी पीछे अपन ने बात की है किसके को? अजय राज चौहान, जिसको किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो इनका काल है उसको क्या कहा है? स्वर्णिम काल। मतलब जो बुलंदिया चौहान वंश था वो सबसे ज्यादा बुलंदिया विग्रहराज चतुर्थ के काल में ही जा पाता है। उसके समय में तो सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हुए थे, जबकि सबसे ज्यादा बुलंदियां दिल्ली तक देखो ना विजय कर ली किनके शासनकाल में? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल। उसके अलावा अगर बात करें अपन तो ये स्वयं विद्वान थे, और इन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली। हरिकेली जो प्राचीन भारत का एक महाकाव्य है, कौन सा? कीर्तार्जुनीयम। यह नाटक था हरिकेली जो इन्होंने किस पर? प्राचीन भारत के महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम पर लिखा था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव। देखो ये चीजें आपको याद रखना है, कल ना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरिकेली जो नाटक था वो किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। जबकि सोमदेव की बात करें तो उन्होंने लिखा था ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। तो अपनी ये तीसरी क्लास है। मैंने आपको पिछले 2 क्लासों में एक दो रचना और बताई थी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना थी? चंद्रबलगाई की। उसके अलावा पृथ्वीराज विजय किसकी रचना थी? जयानक की। उसके अलावा हम्मीर महाकाव्य किसकी रचना थी? सारंगधर या जोधराज की। हम्मीर रासो किसकी थी? कमेंट करके बताओ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हम्मीर रासो किसकी थी। अगली मैं बता देता हूँ, कानड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनाग्राही बात, ये दोनों रचनाएं किसकी थी? तो ये बात करें तो ये दोनों थी किसकी? पद्मनाथ जी की। तो सोमदेव ने जो ग्रंथ लिखा कौन सा? ललित विग्रहराज। और इस ललित विग्रहराज जो रचना थी या नाटक था, इसमें विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी,
देसल देवी की प्रेम कथा का क्या मिलता है उल्लेख। किसके सोमदेव ललित विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। उसके अलावा बात करें अपन तो एक हुए नरपति नाल। नरपति नाल, और नरपति नाल की रचना थी कौन सी, बीसल देव रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना, पृथ्वीराज रासो चंद्रव्रत, पृथ्वीराज विजय जयानक की। तो नरपति नाल की रचना थी कौन सी, बीसल देव रासो। और इस बीसल देव रासो में जो है नरपति नाल साहब वो बताते हैं विग्रहराज चतुर्थ और एक राजकुमारी और थी राजमती, इनकी प्रेम कथा का उल्लेख मिलते हैं। तो सोमदेव की बात करें उन्होंने ललित विग्रहराज, इसमें विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी की प्रेम कहानी मिलती है। इसके अलावा गजनी का एक सुल्तान था, उसका नाम था खुसरो शाह। खुसरो शाह, उसको हराया था किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसकी भी जानकारी हमें कहां से मिलती है, सोमदेव की रचना थी ललित विग्रहराज। याद रखने है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ललित विग्रहराज किसकी रचना है, सोमदेव की। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाल की। हरिकेली नाटक किसने लिखा था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। अब बात कर लेते हैं एक दो और इनके जो निर्माण कार्य थे उनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली विजय करने वाला पहला चौहानों का राजा कौन सा था, तो विग्रहराज चतुर्थी था, जो अब की बार आरएएस प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन था। एक निर्माण कार्य और देख लेते हैं इनका। निर्माण कार्य, और निर्माण कार्य में भी सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ही है, कौन सा, सरस्वती कंठावरण पाठशाला। यहाँ सरस्वती माता के मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। पूछ लिया जाता है सरस्वती कंठावरण नामक पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। कालांतर में क्या हुआ, गौरी तो चला गया लेकिन अपने गुलाम छोड़ गया था। जहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत, जिसमें आता है सबसे पहला ही पहला वंश कौन सा आता है, गुलाम वंश। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। उसमें गुलाम वंश में जो खुद के गुलाम छोड़ के जाता है गौरी, वो कौन कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा नासुरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज वगैरह। तो उन्हीं में से एक थे कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती कंठावरण पाठशाला को तुड़वा दिया था और इसकी जगह बनाया क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। बताते हैं कि भाई इसको बनाने में 2.5 दिन लगे होंगे, इसी वजह से इसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ पंजाब शाह पीर, यहाँ पंजाब शाह पीर का उर्स, उर्स यानी मेला लगता है। और जो सरस्वती कंठावरण पाठशाला, इसको तो तुड़वा दिया, इसकी जगह बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा। जो है पंजाब शाह पीर का क्या लगता है, उर्स। इस जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस पर हरिकेली, हरिकेली जो खुद किसने लिखी थी, विग्रहराज चतुर्थ ने। उसके अलावा ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज जो किसकी रचना है, विग्रहराज चतुर्थ के
दरबारी विद्वान कौन? सोमदेव। सोमदेव की रचना है। इस पे इन दोनों की पंक्तियां लिखी हुई है, किसकी? हरिकेली और ललित विग्रहराज, दोनों की पंक्तियां उस पर लिखी हुई है। और अगर इनके निर्माण कार्य की अपन बात करें तो एक इन्होंने बीसलपुर की स्थापना की थी। उसी के साथ साथ यहाँ एक जलाशय का और निर्माण करवाया। यहाँ जलाशय का निर्माण करवाया। तो अगर अपन बात करें तो बीसलपुर परियोजना, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसके द्वारा 3 जिलों में मेनली जो जलापूर्ति की जाती है, जयपुर, अजमेर और टोंक का क्षेत्र। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसमें अपन ने अजमेर के चौहानों की बात की और मेनली 3 शासकों की। कौन कौन से? पहले थे अजयराज चौहान, उसके बाद बात करें अपन तो अरुणराज या आनाजी, और तीसरे शासक थे कौन? विग्रहराज चतुर्थ। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरीके से अजमेर के चौहानों को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।